आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर की स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ग्रुप थ्योरी केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसके एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो ऑल यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अभी हमारा टाइम टेबल आ चुका है, तो बहुत कम ही टाइम हमारे पास बचा हुआ है हमारे स्टडी के लिए। तो हम चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जिसके इस ये जो चैप्टर है इस यूनिट के, यानी कि ऑल यूनिट 5 स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ग्रुप थ्योरी के हम सभी क्वेश्चन एमसीक्यू को देख लेते हैं। तो देखने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जो हमारा यानी कि यूनिट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम देखते हैं। तो एनएमआर का पूरा नाम क्या है? तो एनएमआर का पूरा नाम है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। क्या है एनएमआर का पूरा नाम? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। इसे पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। पीएमआर का मतलब होता है प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। निम्न में से किस यौगिक में पीएमआर सिग्नल का विपाटन नहीं दर्शाता है? तो यह क्या है? एन ब्यूटेन है, जो विपाटन पीएमआर सिग्नलों का विपाटन नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड Cl, कार्बन डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के पीएमआर स्पेक्ट्रम में सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो सिग्नल कितने प्राप्त होते हैं? 3 सिग्नल प्राप्त होते हैं। किसी प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट का मान कम का अर्थ है। तो उसमें क्या, अगर कम होगी केमिकल शिफ्ट का मान कम होता है तो प्रोटॉन अधिक परिरक्षित रहता है, और केमिकल शिफ्ट का मान यानी कि उच्च होता है या अधिक होता है तो वह अपरिरक्षित रहता है। क्या है? प्रोटॉन अपरिरक्षित रहता है। जे क्या है? तो जे एक युग्मन स्थिरांक है। अवरक्त स्पेक्ट्रोमिकी का कौन सा गुण एनएमआर कहलाता है? तो फिंगरप्रिंट जो गुण रहता है वो एनएमआर कहलाता है। प्रोटॉन पीएमआर स्पेक्ट्रम है, तो एचएनएमआर जो स्पेक्ट्रम है उसी को हम क्या बोलते हैं? पीएमआर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएमआर स्पेक्ट्रा में सिग्नल का शिखरों का विपाटन का अर्थ है निकटवर्ती प्रोटॉनों की जानकारी। क्या? निकटवर्ती प्रोटॉनों की जानकारी। CH3 CH2OH स्पेक्ट्रा एनएमआर सिग्नल की संख्या है। तो इसमें क्या है, जो सिग्नल है वह 3 है। क्या है? 3 तरह के सिग्नल हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड उसी कार्बन से की वैलेंसी 4 रहती है, तो क्लोरीन। और फिर जब ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के एनएमआर स्पेक्ट्रा होते हैं, तो यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यदि प्रति चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ा दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या डिसरिल्डिंग हो जाएगी, अपरिरक्षण प्रभाव दर्शाएगा। क्या अपरिरक्षण प्रभाव को क्या होगा? दर्शाएगा। केमिकल शिफ्ट को जे के मान में परिवर्तित करने का सही फॉर्मूला क्या है? तो टाउ बराबर 10 माइनस केमिकल शिफ्ट नाभिक के अन्योन क्रिया का माप कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? युग्मन स्थिरांक कहलाता है। 2 सिग्नल के रूप में पीएमआर प्राप्त होता है। तो क्या पीएमआर प्राप्त होता है? टॉलुइन में प्राप्त होता है 2 सिग्नल के एकक रूप में। टीएमएस के संदर्भ का टीएमएस टेट्रा मैथिल सीलेन को संदर्भ में जानने का कारण है। क्या एक अक्रिय है और वाष्पशील है, और इसमें
12 तुल्य प्रोटॉन एक ही सिग्नल देते हैं। जो 12 तुल्य प्रोटॉन रहते हैं वह एक ही सिग्नल देते हैं। CH3 प्रोटॉनों के लिए रासायनिक विस्थापन का मान का क्रम है। तो इसमें यह फिर कलबाहर आइगेंट यानी कि CH3F फिर ग्रेटर देन CH3Cl ग्रेटर देन CH3Br CH3I। निम्न में से कौन से यौगिक PMR सिग्नल का विपाटन नहीं करते? ये क्वेश्चन अभी ऊपर ही आया था। N जो ब्यूटेन है वो केमिकल शिफ्ट का क्या करते हैं? विपाटन नहीं करते हैं। अब इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो शील्डिंग है, न्यूक्लियर शील्डिंग को डिस्क्राइब कीजिए और न्यूक्लियर शील्डिंग और डिशील्डिंग दोनों को डिस्क्राइब करना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जस्ट इसके यानी कि पीछे हम देखते हैं तो PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझाइए, युग्मन स्थिरांक क्या है इसको समझाइए, और HNMR क्या है इसको समझाइए। केमिकल शिफ्ट के प्रभावों का वर्णन कीजिए। FTMNR फ्रूटियर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। यानी कि इसके क्वेश्चन इजी हैं, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसकी सेकंड वीडियो बननी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें और चैनल को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सेकंड यूनिट के बारे में आते हैं तो न्यूक्लियस क्वार्टर पोल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि नाभिकीय चतुर्ध्रुवीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमेट्री। अब इसके बाद जब हम इसके MCQ पे डिस्कस करते हैं तो केवल ठोस पदार्थों हेतु उपयोगी स्पेक्ट्रोमेट्री की तकनीक है। तो NMR और NQR, जो NMR और NQR है यह दोनों यानी कि ठोस पदार्थों के लिए है। आवेश स्थानांतरण यौगिक की जानकारी मिलती है। तो NQR जिसमें आवेश यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस ट्रांसफ़र की जानकारी हमें कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी देती है? तो NQR न्यूक्लियर क्वार्टर पोल रेजोनेंस से हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। MX3 प्रकार के हैलाइड की जानकारी मिलती है। MX3 एक हैलाइड की जानकारी NQR न्यूक्लियर क्वार्टर पोल रेजोनेंस से मिलती है। NQR का पूरा नाम होगा नाभिकीय चतुर्ध्रुवीय अनुनाद। अगर हम इसकी यानी कि बेसिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है नाभिकीय चतुर्ध्रुवीय अनुनाद को समझाइए और डिस्क्राइब कीजिए। चतुर्ध्रुवीय नाभिक अनुनाद से क्या तात्पर्य है? चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण को स्पष्ट कीजिए, यानी कि यह पेपर में आया था प्रीवियस ईयर। युग्मन स्थिरांक को समझाइए, विपाटन को समझाइए। नाभिकीय चतुर्ध्रुवीय अनुनादीय स्पेक्ट्रोमेट्री का क्या आधार है? समझाइए। चतुर्ध्रुवीय नाभिकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमेट्री में चुंबकीय आघूर्ण को महत्व को बताइए। और NMR का NQR से क्या कीजिए? तुलना कीजिए। यानी कि क्वेश्चन इजी है, अगर हम कंटिन्यू पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब नेक्स्ट यूनिट के बारे में हम जब बात करते हैं तो ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ESR का फुल फॉर्म या पूरा नाम है इलेक्ट्रॉन प्रक्षेपण अनुनाद रेडियो तरंगों के क्षेत्र की आवृत्ति वाला स्पेक्ट्रम है, जिसमें रेडियो क्षेत्र की तरंग वाली स्पेक्ट्रम क्या है? ESR स्पेक्ट्रम है। और इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण प्रोटॉनों की तुलना में कितना गुना होता है? तो ये 600 से कितना 700 गुना होता है। 9500 मेगाहर्ट्ज आवश्यक है। तो ये किसके लिए आवश्यक है? ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस के लिए आवश्यक है। μs-GBs में G है तो G क्या है? एक युग्मन स्थिरांक है। और B क्या है? B बोहर मैग्नेट्रॉन है। अब यहाँ पर G का मान एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के लिए होता है तो क्या 2.0023 गॉस होता है। S का मान ऊर्जा स्तर के लिए 1-1/2 होता है उच्च ऊर्जा स्तर के लिए, और निम्न ऊर्जा स्तर के लिए प्लस का 1/2 होता है। CH3 के लिए
CH3 मूलक के लिए युग्मन स्थिरांक का मान होता है 23 गॉस। अब इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अति सूक्ष्म विपाटन किसे कहते हैं, इसको समझाइए या स्पष्ट कीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमें जितने भी NMR जैसे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, इसके उपयोग, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूर कंपलसरी पूछा जाएगा। और अगर ये इससे बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं तो वो इससे रिलेटेड ही होकर बनते हैं। जैसे इसमें लिखा है ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत को लिखिए, ESR के 5 अनुप्रयोग लिखिए, ESR उपकरण को समझाइए। ये प्रीवियस ईयर आया था। शून्य क्षेत्र विपाटन किसे कहते हैं समझाइए, प्रचक्रण हैमिल्टन पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि ये क्वेश्चन हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो हमारा जो है पेपर 80 नंबर के पेपर में से 60 नंबर तो कंफर्म हो ही जाते हैं, अगर हमारी तैयारी अच्छी है। अब नेक्स्ट हम यानी कि नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। तो इसमें एक्स किरण विवर्तन ये है यूनिट का नाम है। अब यहाँ पर हम जाते हैं, क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई है यूनिट सेल। ब्रैग समीकरण किसे कहते हैं, तो ब्रैग समीकरण एन उल्टा सिग्मा सिग्मा नहीं वाई लैम्डा 2d साइन थीटा, एन लैम्डा 2d साइन थीटा। सरल घनीय तंत्र में कौन सा तल नहीं होता है, तो 222 तल नहीं होता है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में कितने क्लोराइड आयन सोडियम के चारों ओर रहते हैं, तो 1/2, 1/4, 1/3 रहते हैं। यदि मिलर का मान 634 है तो 22 का मान क्या होगा, 22 का मान क्या होगा, 2 4 3 इंटरसेप्ट A रेशो B 3B और रेशो C के लिए मिलर अंक क्या होंगे, 3:1:3। इंटरसेप्ट 3A रेशो 2B रेशो C के लिए 22 का मान क्या होगा, तो 3α/1। अब नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय तत्वों के लिए एक्स किरणों का उत्सर्जन क्रियाविधि होती है, तो यह के कैप्चर होती है। अब यहाँ पर ब्रैग समीकरण को समझाइए, एक्स किरणें विवर्तन क्या है, मिलर घातांक क्या है, लाउ विधि ये इम्पोर्टेंट है, लाउ विधि को समझाइए। इसकी डेवाई स्करर विधि को समझाइए, ये इम्पोर्टेंट है, मिलर और डेवाई स्करर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विवर्तन और न्यूट्रॉन विवर्तन को समझाइए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विवर्तन समान है, तो किसके समान है, एक्स किरण विवर्तन के ही समान है। और विरल समीकरण है, विरल समीकरण किससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन से संबंधित है। बंद लंबाई एवं बंद कोण का मान ज्ञात करने के लिए उपयोगी है इलेक्ट्रॉन विवर्तन। ओजोन की पेंट संरचना प्रस्तावित की है, तो ये किसने के लिए किसकी सहायता से की गई, इलेक्ट्रॉन विवर्तन की सहायता से की गई। गैसों एवं वाष्पदाब के लिए विशेष उपयोगी है इलेक्ट्रॉन विवर्तन उपयोगी है। न्यूट्रॉन विवर्तन का अवशोषण गुणांक होता है, तो अवशोषण गुणांक क्या होता है, कम होता है। हल्के तत्वों की स्थिति बताता है। न्यूट्रॉन विवर्तन एकल क्रिस्टल होने चाहिए, न्यूट्रॉन विवर्तन में एकल क्रिस्टल होने चाहिए। विश्लेषण में अधिक समय लगता है, किसके विश्लेषण में अधिक समय लगता है, न्यूट्रॉन विवर्तन के विश्लेषण में अधिक समय लगता है। यदि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में विरल का समीकरण लिखिए, प्रकीर्णन कोण को समझाइए, न्यूट्रॉन प्रकीर्णन किसे कहते हैं समझाइए, एकक कोशिका का वर्णन कीजिए। और उसके जस्ट नीचे आता है दीर्घोत्तरीय इलेक्ट्रॉन विवर्तन क्या है, इसके मापन की तकनीकी की विस्तार से लिखिए। विरल समीकरण और न्यूट्रॉन विवर्तन की प्रकीर्णन का ज्ञात कीजिए और अनुप्रयोग लिखिए। यानी कि जो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बेसिक हमारे उसमें 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट, फर्स्ट यूनिट है NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, हमें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, इसके एप्लीकेशंस आने चाहिए, प्रिंसिपल्स आने चाहिए, और इसकी यानी कि जो डिफरेंट टाइप हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे ही हम सेकेंड यूनिट पर जंप करते हैं, मैं न्यूक्लियर क्वाड्रपोल रिएक्शन NQR रेजोनेंस
स्पेक्ट्रोमेट्री NQR हमें यानी कि इसके एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए पूरे। फिर इसके बाद ध्यान में ESR के प्रिंसिपल एप्लीकेशंस यूज़ इंस्ट्रूमेंटल डिटेल पता होना चाहिए। और एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन और न्यूट्रॉन विवर्तन के बारे में अच्छी डिटेल तो हमें से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर जो के चुंबकीय प्रकीर्णन को समझाइए और निम्न ऊर्जा इलेक्ट्रॉन विवर्तन को समझाइए। मैग्नेटिक स्कैटिंग एंड लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्रेंसन को समझाइए। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताएं, जो भी मिस्टेक हो वो भी शेयर करें कि ताकि हम उसमें क्या करें, सुधार किया जा सके। और हमें क्या इसकी सेकंड वीडियो बनानी चाहिए कि यूनिट बाय यूनिट सॉल्यूशन किया जाए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जैसे NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है। कोई बेसिकली यानी कि हमें इनके नाम से ही स्पष्ट है। और यदि आप के कहने पर अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इसकी सेकंड वीडियो ज़रूर लाऊंगा कि जिसमें हम NMR, NQR, ESR, एक्स किरण विवर्तन, न्यूट्रॉन विवर्तन और इलेक्ट्रॉन विवर्तन को हम डीपली डिस्क्राइब करेंगे। तो थैंक यू दिस वीडियो एंड वॉचिंग माय मोर वीडियो एंड MSc सेकेंड सेमेस्टर। थैंक यू।